चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। के संदर्भ में जो एक अति महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, तो उसके संबंध में अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए बुलाए गए, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को उन्हें उप वर्गीकृत सब क्लासिफिकेशन अर्थात सब क्लासिफिकेशन किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है, जिसको लेकर और भी बहुत सी बातें कही गई हैं। उनसे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में पारित इस आदेश के अनुसार अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति की सूची के भीतर आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण अर्थात नई सूची बना सकेंगे, जिससे फिर अनेकों समस्याएं उत्पन्न हुई और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय से 20 वर्ष पूर्व दिया गया निर्णय जो सन 2004 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था, तो उसको पलट दिया है, जिसमें अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर किए जाने वाले वर्गीकरण को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था और ये भी कहा गया था कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे एक ही समरूप अर्थात समान वर्ग में आते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 के अपने निर्णय में ये भी कहा था, चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने जो अत्याचार सहे हैं वह एक वर्ग और एक समूह के रूप में सहे हैं तथा यह एक बराबर का वर्ग है, जिसके भीतर किसी भी प्रकार का वर्गीकरण करना उचित नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के निर्णय में ये भी कहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर किसी भी प्रकार का उप वर्गीकरण भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2004 के इस निर्णय द्वारा समानता के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पारित आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति अधिनियम 2000 को भी रद्द कर दिया था। अपने 2004 के निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना था कि ये वर्गीकरण इन जातियों के भीतर अलग अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 1 अगस्त 2024 के निर्णय से सन 2004 के निर्णय को पलट दिया है, जबकि इस निर्णय से अनेकों मतभेद उत्पन्न हुए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि अभी तक केवल संसद के पास किसी भी जाति को या जनजाति को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने या बाहर करने की पावर है, जिसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और जिसे बदलने का किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है।
परंतु अब 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की तरफ से उचित पैरवी भी नहीं की है और काफी कुछ उप वर्गीकरण के पक्ष में दलीलें रखी हैं, जिससे कि मौजूदा चल रहे आरक्षण के विरुद्ध निर्णय है। और यदि बीजेपी के एनडीए व इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों की नीयत ठीक होती और वो एससी व एसटी को मिल रहे आरक्षण में छेड़छाड़ आदि करके उसे खत्म नहीं करना चाहते, तो फिर मेरी इन सभी पार्टियों से ये अपील है कि ये सभी पार्टियां इस विषय 10 सन 2024 के दिए गए फैसले पर खुद ही पुनर्विचार करके इसमें मेरी इन सब बातों को खास ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव लाए, तब्दीली लाए, वरना इन वर्गों में से आरक्षण के पात्र लोगों को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैडम, क्या इसका सवाल है कि आज इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही थी, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके वकीलों ने कुछ इसका खिलाफत नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया नहीं, उसका खिलाफत इन्होंने नहीं किया, इसीलिए पास हो गया। उन्होंने तो बल्कि इस मामले में वो ऐसी दलीलें रखते रहे कि जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देने में उनको और मदद मिल रही, चाहे तो कांग्रेस की ओर से वकील खड़े हो या सरकार की ओर से खड़े हुए हो, इन्होंने एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद दी है इस मामले में। तो इससे जाहिर हो जाता है कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है और ये लोग एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसको सीधा खुद ना खत्म करके माने कोर्ट के जरिए, जुडिशरी के जरिए ये इसको खत्म करना चाहते और इसमें ये लोग काफी हद तक कामयाबी हो गए और हमारी पार्टी इसको लेकर बड़ी चिंतित है। मैम, आपने कहा कि एक बार सपा के लोगों ने बिल उठा दिया था संसद में, वो क्या मामला था 2004 के जो आपको जिक्र कर रहे हैं? जो एससी एसटी का पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था तो वो लगभग खत्म सा हो गया था। उसको प्रभावी बनाने के लिए हमारी पार्टी ने उस समय सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, उनके तो फायदा मतलब हमको उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन 90% लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो 9-10% जो जाकर भी ऐसे मिलती जुलती जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते, जात पात तरीके से देखते हैं, इसलिए अभी इन सबको रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लागू होना चाहिए, आप है इसके? नहीं, अभी ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था ना, हम लोग तो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसका पैमाना अभी तय किया नहीं है, बहुत ढुलमुल ये जजमेंट है और इस तरीके से इसकी आड़ में राज्य सरकारें जो एससी एसटी को अभी तक रिजर्वेशन मिल रहा है इसको बिल्कुल निष्प्रभावी बना देंगी, ना के बराबर इसको कर देंगी, लोगों को कोई इसका लाभ नहीं। मैम, इस मामले में आपकी तरफ से कोई वकील नहीं था क्या वहाँ सुप्रीम कोर्ट बीएसपी की तरफ? नहीं, हमारे को तो उन्होंने कब बुलाया ही नहीं, जबकि हमारी पार्टी इनके लिए लड़ाई लड़ती रही है। हमको भी बुलाते तो हमारी ओर से वकील जरूर जाता। जस्टिस पंकज मित्तल का कहना है कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसको दोबारा देखने की जरूरत है और रिजर्वेशन खाली पहली पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए, क्या कहें? भाई मैं आपको बताया कि ठीक है, आप आर्थिक नहीं, जो एससी एसटी के लोग हैं इनको जो रिजर्वेशन मिला है, जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबर है, उस आधार पर मिला। तो सामाजिक जो दृष्टिकोण है इन वर्गों के मामले में वो अभी लोगों का बदला नहीं है, इसलिए इनको अभी रिजर्वेशन मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, आप लोग